कानपुर के एक शांत और हरे भरे मोहल्ले में, जहां पुराने बरगद के पेड़ की छांव में बच्चे खेला करते थे, एक टैक्सी धीरे से आकर रुकी। सुधा, जो रसोई में चाय बना रही थी, उसने खिड़की से झांका। उनकी सास विद्या जी टैक्सी से उतर चुकी थी। वो घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक गहरी उम्मीद थी। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं, मानो वो किसी अपने के स्वागत की प्रतीक्षा में हो। वो चाहती थी कि कोई बाहर आए, उनका सामान ले ले और प्यार से हालचाल पूछे। उनके हाथ में एक पुराना थैला था, जिसमें उनकी जिंदगी के कुछ जरूरी सामान भरे थे। लेकिन घर के अंदर सुधा और उसके पति रवि मौजूद थे। फिर भी न कोई दरवाजा खोलने आया, न ही कोई विद्या जी को लेने बाहर गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जो सिर्फ टीवी की आवाज से टूट रही थी। रवि लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था और क्रिकेट मैच में डूबा हुआ था। उसने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो अपने पसंदीदा आईपीएल मैच को मिस न करे। तभी उसने बिना नजर उठाए पूछा, सुधा, बाहर कौन आया है? अरे, और कौन होगा? तुम्हारी माँ है, सुधा ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और वापस रसोई में चली गई, जहां वो चाय की चुस्कियां लेने लगी। रवि ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान स्क्रीन पर था, जहां उसकी पसंदीदा टीम का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। बाहर विद्या जी कुछ देर तक इंतजार करती रहीं। टैक्सी ड्राइवर, जो अब वापस जाना चाहता था, उसने हल्के से खांसा और बोला, मैडम, मेरा किराया। विद्या जी ने थके हुए स्वर में उससे विनती की कि वो उनका सामान दरवाजे तक रख दे। ड्राइवर ने सामान रखा, पैसे लिए और चला गया। विद्या जी ने धीरे धीरे अपने भारी कदमों से घर में प्रवेश किया। पिछले कुछ महीनों ने विद्या जी को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उनकी चाल में पहले वाली तेजी नहीं थी और चेहरा थकान और उदासी से भरा था। जैसे तैसे वो घर के अंदर आई। उन्होंने रवि और सुधा की ओर देखा, लेकिन दोनों ने उनकी तरफ नजर उठाना भी जरूरी नहीं समझा। रवि टीवी पर चिल्ला रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा था और सुधा रसोई में अपने फोन पर व्यस्त थी। उनकी बेरुखी देखकर विद्या जी का मन भर आया। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो खामोश रहीं। वो धीरे धीरे अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने अपने पति रमेश जी के साथ सालों तक सुख दुख बांटे थे। तभी सुधा की आवाज गूंजी, अरे माँ जी, वहाँ कहाँ जा रही हैं? अब वो कमरा आपका नहीं रहा। आपका सामान तो स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। विद्या जी एक पल के लिए ठिठक गईं। उनकी आंखें आश्चर्य और दर्द से भर गईं। वो कुछ न बोल सके, बस सुधा की ओर देखती रहीं। सुधा ने रवि को इशारा किया और रवि ने बिना ज्यादा सोचे अपनी नजरें टीवी से हटाए बिना कहा, माँ, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत? पहले पापा थे तब ठीक था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब हमारा बच्चा होने वाला है। बड़ा कमरा तो अब हमें चाहिए। आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के बाद मैं ही तो इस घर का मुखिया हूँ। मुखिया? विद्या जी के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला। उनकी आवाज में दर्द और अविश्वास साफ झलक रहा था। हाँ, और नहीं तो क्या? रवि ने बेपरवाही से कहा, अब मैं ही इस घर का सारा हिसाब किताब संभालता हूँ। विद्या जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे से कमरे की ओर देखा, जो पहले मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। रवि फिर बोला, वो कमरा सुधा की बहन के लिए रखा है। वो डिलीवरी के लिए आ रही है, उसे कोई असुविधा न हो इसलिए। और गेस्ट रूम? माँ, आपको तो पता है वो मेहमानों के लिए है। बच्चे का कोई कार्यक्रम होगा, मेहमान आएंगे, तो वो कमरा खाली रखना जरूरी है। विद्या जी के पैर जैसे जम गए। उनके मन में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन वो खामोश रहीं। उनके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या ये वही रवि है जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला था? क्या ये वही सुधा है जिसे वो अपनी बेटी मानती थी? धीरे धीरे सोचती हुई वो स्टोर रूम की ओर बढ़ी। रवि फिर बोला, माँ, अपना सामान भी लेती जाइए, और कुछ खाना हो तो रसोई से ले लीजिए। विद्या जी ने अपने भारी बैग को घसीटते हुए स्टोर रूम तक पहुंचाया। कमरे में कदम रखते ही उनकी नजर दीवार से सटी एक पुरानी चारपाई पर पड़ी।
एक कोने में उनकी शादी की पुरानी गोदरेज की अलमारी थी, जिसमें अब भी उनके कुछ पुराने कपड़े और यादें बंद थीं। पास ही वही पुराना टेबल रखा था, जिसे वो कई बार बेचने की सोच चुकी थी। उनके पति रमेश जी हमेशा कहते थे, खराब तो नहीं है, क्या पता कब काम आ जाए। आज वही टेबल उनके काम आ रहा था। विद्या जी चारपाई पर बैठ गईं। उनकी आंखें नम थीं और मन में यादों का मेला लग गया था। अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। रमेश जी के डर से ही सही, रवि और सुधा उनकी सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन रमेश जी ने अपने पैतृक गांव रामपुर जाने की जिद की। विद्या जी ने मना किया था, सुधा का 6ठा महीना चल रहा है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं। लेकिन रवि और सुधा के कहने पर वो गांव चली गईं। रामपुर में रमेश जी के रिश्तेदारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां जेठ जेठानी, देवर देवरानी और पूरा परिवार था। लेकिन कुछ दिन बाद रमेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो रात को बेचैन हुए और सुबह तक वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। विद्या जी का संसार जैसे उसी पल ठहर गया। रमेश जी का अंतिम संस्कार गांव में हुआ। रवि और सुधा 15 दिन बाद शहर लौट आए। लेकिन विद्या जी को उनके रिश्तेदारों ने 1.25 महीने तक रोक कर रखा, ये कहकर कि ऐसे समय में अपनी जगह छोड़ना ठीक नहीं। आज वो अकेले लौटी थी। गांव में पूरा परिवार उन्हें स्टेशन छोड़ने आया था, लेकिन यहाँ उनका बेटा रवि उन्हें लेने तक नहीं आया। उसने फोन पर कहा था, माँ बहुत जरूरी काम है, और यहाँ वो क्रिकेट मैच देख रहा था। घर का पूरा सिस्टम बदल चुका था। विद्या जी को स्टोर रूम में धकेल दिया गया था। वो ये सब बातें सोच ही रही थी कि बाहर से शोर सुनाई दिया। सुधा के मायके वाले आए थे, उसकी माँ और बहन। विद्या जी को अपने घर में आए घंटों बीत गए, लेकिन किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। उल्टे सुधा के मायके वालों के लिए रवि खुद रसोई में जाकर पानी की ट्रे सजा लाया। विद्या जी अकेलापन महसूस करते हुए वापस स्टोर रूम में लौट आईं। 2 घंटे बाद जब सुधा की माँ और बहन घर में रह गईं, विद्या जी को भूख सताने लगी। वो रसोई में गईं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। झूठे बर्तनों से पता चल रहा था कि खाना बाहर से मंगवाया गया था। सुधा ने कहा, माँ जी खाना तो बचा नहीं, मैं भूल गई थी आपके लिए रखना। दूध बिस्किट खा लीजिए या अपने लिए कुछ बना लीजिए। विद्या जी की हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। पति की मृत्यु का गम अभी उनके दिल से गया नहीं था। ट्रेन का थकान भरा सफर और बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। तभी उन्हें याद आया कि गांव से लौटते वक्त उनकी देवरानी ने खाना पैक किया था। बैग खोला तो सब्जी तो खराब हो चुकी थी, लेकिन पूड़ियां बची थी। उसी से पेट भरकर वो चारपाई पर लेट गईं। देर रात तक करवटें बदलते हुए आंसुओं के साथ उन्हें नींद आई। सुबह देर से उठी। बाहर सब हंसते बोलते नाश्ता कर रहे थे। गर्मा गर्म पोहे और जलेबी की खुशबू पूरे घर में फैली थी। विद्या जी को देखते ही सब चुप हो गए। रवि बोला, माँ आप कमरे में बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। कमरे में नाश्ता लाकर रवि ने कहा, माँ नाश्ता कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कमरे में ही रहें। पापा के जाने का गम आपको है, लेकिन अगर आप उदास चेहरा लेकर सुधा के सामने आएंगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, और लोग कहते हैं कि विधवा। रवि रुक गया और बाहर चला गया। अपने बेटे के मुंह से आधा शब्द सुनकर ही विद्या जी स्तब्ध रह गईं। उनका बेटा उन्हें अपने बच्चे के लिए अशुभ मान रहा था। उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। वो घंटों रोती रही, लेकिन कोई चुप कराने नहीं आया। आखिर थक कर वो चुप हो गईं। उसी रात जब रवि ऑफिस से लौटा और सब हंसी मजाक कर रहे थे, विद्या जी बाहर वाले कमरे में आकर सोफे पर बैठ गईं। उनकी मौजूदगी से सब चुप हो गए। रवि ने गुस्से से कहा, माँ सुबह समझाया था ना, फिर बाहर क्यों आई? आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं। विद्या जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा, तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैं विधवा हूँ। तो फिर तू अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कहीं और चला जा। रवि भड़क गया, मैं क्यों घर छोड़ूं? मैं इस घर का मुखिया हूँ, मुखिया। विद्या जी ने तीखे स्वर में कहा, ये घर मेरे नाम पर है, तो तुम मुखिया कैसे बन गए? सुधा बोली, माँ जी अब घर का सारा खर्चा रवि उठाते हैं, आपके बस की बात नहीं। विद्या जी खड़े होकर बोली, मुझे आटे दाल की धौंस मत दो।
जब तक मेरे पति थे उन्होंने खर्चा उठाया, उनके बाद मैंने तुम्हारा एक दाना भी नहीं खाया। मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, तुम लोग कहीं और चले जाओ। सुधा की माँ ने बीच बचाव की कोशिश की। समधन जी, बच्चों की बात को दिल से मत लीजिए, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। माफ? विद्या जी ने कहा, ये बच्चे नहीं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। आप कल से इस घर में हैं, तब आपने क्यों नहीं रोका जब ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे? मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी बेटी और दामाद को कहिए कि अपना इंतजाम कहीं और कर लें। विद्या जी की दृढ़ता देखकर सब चुप हो गए। आखिर तय हुआ कि सुधा अपनी माँ के साथ मायके जाएगी और डिलीवरी वहीं कराएगी। रवि को घर में रहने के लिए किराया देना होगा। सुधा मायके चली गई। रवि को अब घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही थीं। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, सब कुछ उसे खुद करना पड़ता। धीरे धीरे उसका ध्यान क्रिकेट से हटकर जिंदगी की सच्चाइयों पर गया। वो समझने लगा कि माँ के बिना घर कितना अधूरा है। इधर विद्या जी ने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया। वो पास के मंदिर में सेवा करने लगी। वहाँ उनकी मुलाकात कुछ ऐसी ही बुजुर्ग महिलाओं से हुई जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया था। वहाँ वो अपने गम को भूलकर दूसरों की मदद में लग गईं। उन्होंने एक छोटा सा सहायता समूह बनाया जहाँ वो बुजुर्गों के लिए छोटे मोटे काम करती, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना या जरूरतमंदों को खाना बांटना। कुछ महीनों बाद सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। विद्या जी को जब ये खबर मिली, वो मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रो पड़ी। वो अपने पोते को देखने के लिए उतावली थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोके रखा। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रवि और सुधा अपनी गलती नहीं मानते, वो उनके पास नहीं जाएंगी। जब सुधा अपने बेटे के साथ मायके से लौटी, उसने देखा कि रवि बदल चुका था। घर बिखरा हुआ था और रवि हमेशा काम और जिम्मेदारियों में डूबा रहता था। एक रात जब बच्चा बहुत रोने लगा, सुधा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रवि ने उदास स्वर में कहा, काश माँ होती तो सब कुछ संभाल लेती। सुधा को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगली सुबह रवि और सुधा अपने नवजात बेटे को लेकर विद्या जी के पास पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर रवि ने धीरे से कहा, माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विद्या जी ने दरवाजा खोला। अपने पोते को देखते ही उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रवि ने भी पैर छू कर कहा, माँ, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मैंने आपको बहुत दुख दिया, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं सचमुच में बदल गया हूँ। विद्या जी ने दोनों को उठाया और अपने पोते को गोद में लिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तुम समझे कि असली मुखिया कौन होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। जो प्यार से परिवार को जोड़े वही मुखिया होता है। रवि और सुधा ने सिर झुकाकर हामी भरी। विद्या जी ने अपने पोते को चूमा और उसे प्यार से झुलाने लगी। घर में फिर से हंसी की गूंज लौट आई। विद्या जी ने न सिर्फ अपने बेटे बहू को माफ किया, बल्कि उन्हें जीवन की असली सीख भी दी। दोस्तों, रिश्ते उम्र या परिस्थिति से नहीं, बल्कि आपसी समझ और देखभाल से बनते हैं। माता पिता जिन्होंने बच्चे के लिए सब कुछ त्यागा, उन्हें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। विद्या जी ने साबित किया कि आत्मसम्मान सबसे ज्यादा कीमती होता है। अपमान सहने से बेहतर है अपने लिए खड़ा होना। माता पिता का स्थान घर के किसी कोने में नहीं, बल्कि दिलों में होना चाहिए। अगर आपके माता पिता हैं, तो उनका सम्मान करें, उनका साथ दें और उनकी कीमत को समझें, क्योंकि एक दिन यही प्यार और सम्मान आपके परिवार की नींव को मजबूत करेगा। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।